तो चलिए गाइस शुरू करते हैं सेशन टू। अब हमें फर्स्ट सेशन में हमने 9 एमसीक्यू किए थे जो कि सप्लाई डेफिनेशन से रिलेटेड थे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जिसमें 2 एमसीक्यू हैं आज, वो है टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो राधिका प्राइवेट लिमिटेड, राधिका ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिन्होंने बस चेजेस परचेज किए हैं फ्रॉम ज्योति मोटर्स लिमिटेड से फॉर 80 लाख रुपीज। ठीक है, कंसिडरेशन है इनका ऑन 1 अगस्त। राधिका प्राइवेट लिमिटेड सेंड द बस चेजेस फॉर बॉडी बिल्डिंग टू हनुमंत फैब्रिकेटर्स को भेजा है उसको ऐड करवाने के लिए उसकी बॉडी बस वगैरह में जहाँ पे भी, और एडवांस पे किया है कितना 25 लाख का ऑन 10 अगस्त। ठीक है, तो एडवांस की डेट क्या होगी 25 लाख जो दिया है 10 अगस्त। तो आगे आगे चलते हैं। मैसर्स हनुमंत फैब्रिकेटर आफ्टर कंप्लीटिंग द बस बॉडी इन्फॉर्म राधिका ट्रेवल्स फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क डन ऑन 1 सितंबर। 1 सितंबर क्या होगी वर्क कंप्लीशन की डेट। ठीक है, इस डेट को वर्क कंप्लीट हो गया और उसके बाद इंस्पेक्शन के बुलाया गया और 7 सितंबर को राधिका प्राइवेट लिमिटेड ने विजिट किया एंड इसको इंस्पेक्ट किया एंड कंफर्म दैट द बस बॉडी वाज इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सब कुछ ठीक था उसमें। हनुमंत फैब्रिकेटर्स ने इनवॉइस रेज कर दिया फिर 15 सितंबर को 25 लाख रुपीस का। ठीक है, एंड सप्लाई इसी के साथ चेजेस भी लगा के दे दिया उनकी बस बॉडी में। ठीक है, और उनको दे दिया इनवॉइस 16 सितंबर को। स्टेट द टाइम ऑफ सप्लाई, हमें निकालना है टाइम ऑफ सप्लाई। देखो तो ये सप्लाई इन केस ऑफ हनुमंत फैब्रिकेटर, हनुमंत फैब्रिकेटर सप्लाई करी है हनुमंत फैब्रिकेटर ने। तो सप्लाई के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, अगर इनवॉइस विद इन 30 डेज इशू हो जाता है वर्क कंप्लीशन के विद इन द टाइम, जो कि 30 सेक्शन 31 बोलता है कि 30 डेज और 45 डेज वो दूसरे केस में होता है, बट जनरली 30 डेज। तो 30 डेज में हो गया 1 सितंबर से अगर हम देखें तो इनवॉइस 15 डेज में रेज हो गया 30। तो अगर विद इन द टाइम हो जाता है तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, ठीक है, और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और टाइम ऑफ सप्लाई विच एवर इज अर्लियर अगर हम देखें तो ये 10th है, पेमेंट रिसीव हो गई और सितंबर इशू हुआ है 15 सितंबर को। तो ऑब्वियसली 10 अगस्त विल बी द आंसर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एमसीक्यू होता है यहाँ पे खत्म। अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या बोला है, बाके बिहारी पेड़ा वाला, ठीक है, एक फेमस स्वीट शॉप लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मथुरा उत्तर प्रदेश। ही रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 200 स्वीट्स 200 kg स्वीट्स ऑन सेकंड में। ठीक है, सेकंड में को ऑर्डर आया है इन द सेम लोकेलिटी ऑफ मथुरा, घूम घूम ट्रेवल्स है जो कि। ठीक है, रजिस्टर्ड इन द जीएसटी फॉर टोटल कंसिडरेशन 1 लाख रुपए का ऑर्डर है 200 kg स्वीट्स का। कंप्लीट ऑर्डर वाज डिलीवर्ड टू घूम घूम प्राइवेट लिमिटेड ऑन 5 में। 5 में को इन्होंने क्या ऑर्डर दे दिया है बट विदाउट इनवॉइस, इनवॉइस नहीं दिया अभी तक। ठीक है, तो ये क्या हो गया रिमूवल ऑफ गुड्स हो गया 5 में, बट इनवॉइस नहीं दिया है और ये गुड्स की सप्लाई है। वैसे एज एन अकाउंटेंट ऑफ मिस्टर बाकी वाज ऑन लीव। ठीक है, क्योंकि लीव पे था अकाउंटेंट तो बिल कैसे जनरेट होता। तो इनवॉइस कब रेज किया है इन्होंने 6 मई को रेज किया है। ठीक है, when the accountant joined back and after the leave and payment was made in full on 7th में। देखो पेमेंट का क्लोज तो हट गया है इसमें से गुड्स के लिए जब हम टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं। तो इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है गुड्स के केस में, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑन विच इनवॉइस इज टू बी इशूड। जिस दिन इशू हो जाना चाहिए था और जिस दिन इशू हुआ है, इशू कब हुआ है ये 6 मई होगी। ठीक है, और कब होना चाहिए था जिस दिन रिमूवल ऑफ गुड्स हुआ ना उसी दिन लास्ट डे होता है इनवॉइस इशू होने का। तो लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज टू बी इशूड वाज 5 मई। ठीक है, तो विच एवर इज अर्लियर, तो अर्लियर कौन सा यहाँ पे 5 मई, तो 5 मई विल बी आंसर और पॉइंट बी। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है क्लियर है दोनों एमसीक्यू। ठीक है, हमारे यहाँ पे एमसीक्यू दोनों खत्म होते हैं, एक हमारा सर्विसेज से था, एक हमारा गुड्स से था। ये सेक्शन 12 में है और ऊपर वाला सेक्शन 13 में। ठीक है, ऊपर वाला जो एमसीक्यू था वो सेक्शन 13 से था। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 2 एमसीक्यू और हो गए। ठीक है, फर्स्ट का आंसर 10 अगस्त आया था हमारे, सेकंड का 5 में। अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 3 वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोला है, पल्लीवल एसोसिएट्स ए फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन जयपुर राजस्थान। ठीक है, प्रोवाइडिंग सर्विसेज प्रोफेशनल कंसल्टेंसी
to its various clients. It has taken consultancy services for its business from another establishment of UK. ठीक है, जो पल्लीवल एसोसिएट्स है, इन्होंने क्या यूके में इन्हीं का एसोसिएट बिजनेस है, उससे सर्विसेज ली है। ठीक है, सर्विसेज पे टैक्स एप्लीकेबल है 18%। ठीक है, इन्होंने कंसिडरेशन कुछ भी नहीं किया है, विदाउट कंसिडरेशन सर्विसेज हो गई। उसके बाद क्या है, अगर वो सेम सर्विसेज अगर इंडिया में रिसीव की होती इन्होंने, ठीक है, वुड हैव पेड 4 लाख रुपीज। अगर यही सर्विस इंडिया में रिसीव करती तो 4 लाख रुपए की पेमेंट करनी पड़ती। तो 4 लाख रुपए जो इसकी वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, इट इज नॉट रिसीव्ड द सेड सर्विसेज फ्रॉम इट्स यूके एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, वही क्या है कि अगर इंडिया से रिसीव करती तो 4 लाख रुपए का इनको पेमेंट करनी पड़ती। तो अब हमें निकालनी क्या है, जीएसटी लाइबिलिटी निकालनी है। तो जीएसटी लाइबिलिटी तो वहां पे भी लगेगी, क्योंकि रिलेटेड पार्टी से ट्रांजेक्शन है, विदाउट कंसिडरेशन है तो भी सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है, इनका एसोसिएट है, तो 4 लाख पे इंटू में 18% के हिसाब से जीएसटी लाइबिलिटी निकलेगी। आईजीएसटी जो आएगा, आईजीएसटी कितना आएगा, 4 लाख का 18%, 4 लाख का 18%, 72,000, 72,000 इज द आंसर। तो हमारा ए पॉइंट ए इज आंसर। ठीक है, 72,000 आईजीएसटी चार्ज करेगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Messrs Kala Associate dealing in sale and purchase of used or second-hand cars and registered under GST during the current financial year affected following transactions. ठीक है, एक कार 1 परचेज सेल करी, एक कार 2, कार 3, 4। ठीक है, Messrs Kala Associates purchased car 1, 2, 3 from unregistered person. ठीक है, and car from registered person who charge GST of 130. ठीक है, तो इस पे क्या आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या रजिस्टर्ड पर्सन चार्ज किए, तो ये नॉर्मल स्कीम में ले सकता है। ठीक है, और जनरली अगर अनरजिस्टर्ड से करते हैं तो जो ओपन सेल और परचेज प्राइस का डिफरेंस होता है उसके अमाउंट पे हमें टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, अब Messrs Kala Associates has availed the ITC on the same. Messrs Kala Associate is not conversant with GST provisions, hence it approached you for determining his GST liability. तो जीएसटी लाइबिलिटी निकालनी है। तो देखो, ये पहले 3 जो है अनरजिस्टर्ड है, ये तीनों, ये भी अनरजिस्टर्ड, ये भी अनरजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड है। तो अनरजिस्टर्ड की केस में क्या करते हैं हम, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस का जो डिफरेंस होता है उस पर जीएसटी की कैलकुलेशन कर देते हैं 18% से। 18% ही है ना रेट। ठीक है, 18% जो भी रेट दिया हो, मतलब 18% से नहीं। तो इसमें से अगर ये लेस करेंगे तो हमारा आता है 250, तो इस पर 18% जीएसटी। एंड फिर इसमें तो देखो परचेज प्राइस ज़्यादा है, सेल प्राइस कम है, तो इस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। और इसमें भी 50,000 पे जीएसटी चार्ज हो जाएगा 18%। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 250 इंटू में 18%, 45,000, तो ये आ गया 45 के, एंड 50,000 का 18%, 9 के, ये आ गया। तो ये आ गया हमारा 54 के फर्स्ट 3 कार से जो जीएसटी लाइबिलिटी आई है हमारी। अब लास्ट पॉइंट कैसे करना है, लास्ट पॉइंट पे हम ऐसे नहीं कर सकते कि इसमें से लेस करेंगे, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया है तो नॉर्मल स्कीम में इसको लेगा। अब कैसे करेंगे, 9,50,000 पे 18% जीएसटी चार्ज कर लेंगे, तो ये कितना आएगा, 9,50,000 का 18%, ये आएगा हमारा 1,71,000। एंड आईटीसी कितना क्लेम किया था हमने, जो पे किया था वो था 130। तो नेट लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 41,000 की जीएसटी लाइबिलिटी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये लाइबिलिटी आ गई हमारी 41,000, और एक ये आ गई 54,000, 54 प्लस 41, 54 प्लस, तो 95,000 की हमारी टोटल लाइबिलिटी आ रही है। तो हमारा ऑप्शन ए वुड बी आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था, होप क्लियर है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका अनरजिस्टर्ड से है तो आप डायरेक्टली सेल परचेज से कर सकते हो, बाकी अगर रजिस्टर्ड से है तो नॉर्मल स्कीम की तरह कर सकते हो आप। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था ये भी। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Mr. Alauddin, a stationery retailer located and registered in Allahabad. ठीक है, इलाहाबाद में रजिस्टर्ड है। Received order for supply of goods worth 2 lakh on 12th November from another local registered dealer, जलाउद्दीन। ठीक है, लोकल रजिस्टर्ड डीलर से मिला है ऑर्डर, कितने का, 2 लाख के गुड्स थे। गुड्स वर प्रॉपर्ली सप्लाइड विद द इनवॉइस ऑफ 2 लाख रुपीज ऑन 14th November। ठीक है, आल्सो इनकर्ड द फॉलोइंग। अब इन्होंने क्या क्या खर्चे किए हैं, 3,000 का ये फ्लैट किया है 2500 का, हैंडलिंग चार्जेस किया है 1500 का।
तो देखो ये तो हो गया टोटल, तो 3000, 5500 प्लस 7000, 7000 एडिशनल चार्जेस हो गए उसकी प्लेस तक पहुंचाने के लिए गुड्स को। तो मिस्टर जलाउद्दीन ने तो फुल पेमेंट करी इंक्लूडिंग एडिशनल अमाउंट, तो ये भी सप्लाई में चार्ज होना चाहिए था वैसे तो, बट इन्होंने इनवॉइस चार्ज किया 2 लाख का ही ओनली ऑन डिलीवरी ऑफ गुड्स विच हैज अलाउड डिस्काउंट ऑफ 2000। ठीक है, ये तो डायरेक्ट कैश डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो एप्लीकेबल रेट्स ऑफ टैक्स ऑन द गुड सप्लाइड आर IGST 18%, CGST SGST 9%। तो अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ GST। ठीक है, अब इन्होंने पेड कितना किया 18,000, यहाँ पे भी 18,000। एज ए टैक्स कंसल्टेंट व्हाट विल बी योर एडवाइस रिलेटिंग टू फर्दर टैक्स लायबिलिटी। तो देखो इन्होंने टैक्स दिया है 2 लाख पे, जो 9% से आ गया इनका 18%, बट इन्हें ये 7,000 पे भी टैक्स देना चाहिए था। तो ये कितना आ जाएगा इनका टोटल 2,70,000, बिकॉज एडिशनल अमाउंट है पेमेंट करिए और गुड्स को उसकी लोकेशन तक पहुंचाने के लिए चार्जेस होते हैं, वो भी सप्लाई की वैल्यू में, ट्रांजेक्शन वैल्यू में इंक्लूड हो जाते हैं। तो इस पे 18%, 9% निकालेंगे, 9%, 2,07,000 का 9%, तो ये आया हमारा 18,630। ठीक है, CGST, और 18,630 आएगा SGST। और इन्होंने पहले दिया कितना 18,000 और 18,000। ठीक है, तो इसमें से 18,000 अगर एक में से लेस करेंगे तो हमारा बचेगा डिफरेंस 630 की पेमेंट और करनी है GST लाइबिलिटी। तो इनकी GST लाइबिलिटी होगी हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। CGST और SGST ने दोनों 630 और पे करना है। ठीक है, तो गाइज ये हमारे तीनों का आंसर मैच कर रहे हैं। देखो तो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई भी हो गया। ठीक है, 3 क्वेश्चन और खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, 4th चैप्टर, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ अंडर GST। ओके, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमें बताना है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एन एजेंट सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल वेयर इनवॉइस इज इशूड इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल इज रिक्वायर्ड टू कंपल्सरी रजिस्टर्ड GST। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यहाँ पे लिख देते हैं आई, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली सप्लाई उसी प्रिंसिपल की इनवॉइस पे कर रहे हैं तो उस जो उनका एजेंट है उसको कोई GST रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 whether are not separately registered under GST are compulsory required to registered under GST without any threshold limit। हाँ ठीक है, जिन पे TDS होता है उनको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती, नॉट सेपरेट, ठीक है, उन्हें लेना ही पड़ता है कंपलसरी। तो ठीक है, ये पॉइंट, ये स्टेटमेंट इज करेक्ट। आगे चलते हैं। एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा एक्सेस और रिट्रीवेबल सर्विसेज from a place outside India to a registered person in India is compulsory to get registered under GST। देखो अगर रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन लेना, बट अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहा है तो जरूरी हो जाता है रजिस्ट्रेशन लेना। ठीक है, तो फिर ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पर्सन हु सप्लाई सर्विसेज अदर देन सप्लाईज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 5(9) of GST through electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section specified who supply services का है ना। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है, आर कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर GST विदाउट एनी थ्रेशोल्ड। नहीं, इसकी थ्रेशोल्ड है अभी 20 लाख कर दी है सर्विसेज की। ठीक है, चाहे ये ई-कॉमर्स के थ्रू दे रहा है तो इसकी भी लिमिट है 20 लाख। तो ये पॉइंट भी इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन कौन से हमें इनकरेक्ट बताना था, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। दिस एंड फर्स्ट, सेकंड सही है, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा। तो सी इज द ऑप्शन, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट इज करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, मिस्टर लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मिस्टर लाल, ए रजिस्टर्ड पर्सन अंडर GST, was the proprietor of Mr. Spicestone। ठीक है, स्पाइसटोन रेस्टोरेंट था एक। ही डाइड एंड लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट बिहाइंड हिज वाइफ एंड सन ऑन 15 अगस्त। ठीक है, मर गए पीछे पत्नी और बच्चों को छोड़ के। हिज सन मिस्टर पॉल वांट्स टू कंटिन्यू द बिजनेस। ठीक है, आप मिस्टर पॉल क्या कर चाहते हैं, बिजनेस को कंटिन्यू करना। तो GST कंसल्टेंट ऑफ मिस्टर स्पाइसटोन रेस्टोरेंट गिवन एडवाइस टू मिस्टर पॉल
to how he can continue the business of Digi's partner. Which of the following option is correct in accordance with the provision of? ठीक है, अब ये बताना है हमें कि वो इनमें से क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? मिस्टर पाल शुड गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द नेम एंड स्टाइल। मिस्टर स्पाइसन रजिस्टर्ड अंडर हिज ओन पैन। ठीक है, अपना ओन पैन देके तो ये फॉर्म फाइल करेगा और ठीक है खुद को रजिस्टर कर लेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट करेक्ट है। ठीक है, दिस इज करेक्ट पॉइंट। आगे बोलते हैं मिस्टर पाल कैन गेट द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी चेंज्ड बाय अप्रोचिंग टू द प्रॉपर ऑफिसर कैन कंटिन्यू द सेम बिजनेस। नहीं, ये नहीं कर सकता ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट पॉइंट है, हमें इनकरेक्ट ही बताना था ना, विच इज करेक्ट बता रहा है। ठीक है, मिस्टर पाल शुड क्लोज द ओल्ड फर्म स्टार्ट न्यू बिजनेस अंडर डिफरेंट नेम। ऐसा भी नहीं कर सकता वो, इनकरेक्ट। एंड मिस्टर पाल शुड डू द बिजनेस विद हिज मदर एज द न्यू प्रोपराइटर ऑफ द मैसर्स स्पाइसन रजिस्टर। मिस्टर पाल शुड एक्ट एज मैनेजर। ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो तीनों गलत है। फर्स्ट वाला पॉइंट सही रहेगा अगर वो करता है तो। ठीक है, मिस्टर पाल शुड गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड जीएसटी इन द नेम एंड स्टाइल ऑफ मिस्टर मैसर्स स्पाइसन रेस्टोरेंट अंडर हिज ओन नेम ऑन पेन एंड फाइल फॉर्म जीएसटी आईटीसी 2। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में है। ठीक है, ओके, चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ registration chapter. Mrs. Reena is a consultant. ठीक है, she has provided following details relating to services provided received by her. तो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड किए? सप्लाई ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर 5 लाख रुपीज, 2 लाख की अकाउंटिंग सर्विसेज दिए, 10,000 पर मंथ इमोबल प्रॉपर्टी का रेजिडेंशियल पर्पज के लिए दिया हुआ है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वन टाइम दिया है हॉस्पिटल। तो पॉइंट नंबर 5 में क्या है, इन्होंने आउटसाइड इंडिया सर्विसेज दिए फॉर 50,000 पर मंथ। क्या 50,000 पर मंथ। ठीक है, चलिए आगे। सर्विस प्रोवाइड फ्रॉम ए लॉयर, सर्विस रिसीव किया लॉयर की। ठीक है, ये आरसीएम में आ गई सर्विसेज लॉयर से जो भी रिसीव होती है। अज्यूम दैट अमाउंट गिवन आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी एंड वेयर एप्लीकेबल व्हाट शैल बी द एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है वो अंडर जीएसटी? तो देखो, एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर कितना था इनका? 24 लाख, वाज 24 लाख, ये बताना है। चलो देखते हैं कितना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी हो गया 5 लैक्स। ठीक है, उसके बाद 2 लैक्स हो गया पर एनम। उसके बाद रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से 10,000 रेंट आ रहा है पर मंथ, तो इंटू 12 कितना हो जाएगा? 1.2 लैक्स। तो ये 1.2 लैक्स। उसके बाद वन टाइम फीस मिली है इससे, ये हो गया 50 के। एंड उसके बाद ये 50,000 पर मंथ मिला है, तो ये भी 12 से मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 6 लैक्स। एंड आरसीएम सर्विसेज, ये जो है सर्विसेज का जो भी होता है उसमें नहीं आता है, एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनती है, तो ये नहीं आएगा टर्नओवर। तो इन सब का टोटल कर देते हैं, कितना आता है बता देते हैं। 5 + 2 + 1.2 प्लस में 50,000 प्लस में 6 लैक्स, 14.7 लैख, 14.7 लैक्स, 14,07,000। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर एग्रीगेट टर्नओवर जो इसका होगा वो होगा 14,70,000। फोर्थ पॉइंट में क्या बोला है? मिस्टर मनजोत इज ए ट्रेडर सप्लाइंग गुड्स फ्रॉम हिज फर्म मैसर्स सिंह ट्रेडर्स। द ऑफिस ऑफ द फर्म इज लोकेटेड इन दिल्ली वेयर इट्स गोडाउन रजिस्टर्ड इन उत्तर प्रदेश। फर्म का ऑफिस दिल्ली में है, गोडाउन उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो गोडाउन कहाँ का है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। फर्म लोकेटेड एट दिल्ली में। Mr. Singh traders made following interstate supplies from different state during the current year. दिल्ली से क्या करते हैं? टैक्सेबल सप्लाई। पंजाब से क्या करते हैं? एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। उत्तर प्रदेश से टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। जेके से क्या करते हैं? टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई। असर्टेन द स्टेट्स इन विच मंजोत इज रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन कौन से स्टेट में लेना होता है? जहाँ पे आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो। ठीक है, और जहाँ पे कहाँ अगर सिर्फ एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे रजिस्टर्ड लेने की जरूरत नहीं है, जो कि है पंजाब। पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड सप्लाई है तो रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्स्ट में पड़ेगी क्योंकि टैक्सेबल है, सेकंड इसमें उत्तर प्रदेश में पड़ेगी, दिल्ली में पड़ेगी और जेके में भी पड़ेगी क्योंकि टैक्सेबल सप्लाई का अगर पार्ट भी सेल आप कर रहे हो सेल या, ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो 3 ऑप्शन में होगा दिल्ली, पंजाब, पंजाब नहीं आएगा, सॉरी।
दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड जेके। दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड जेके, बी ऑप्शन शुड बी करेक्ट ऑप्शन। दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड जेके। पंजाब नहीं आएगा बिकॉज पंजाब फुल्ली एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हो आप। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इसके। शाह बीडी, शाह बीडी शाह बीडी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड इज द मैन्युफैक्चर ऑफ सिगरेट, सिगरेट बनाती है। इट हैज बीन रजिस्टर्ड जीएसटी इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है, ठीक है। टर्नओवर ऑफ द कंपनी फ्रॉम द करंट फाइनेंशियल ईयर इज 90 lakhs, एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन सिगरेट रिमूव्ड इज 10 lakh, CGST and SGST is 18 lakh. The company also recovered actual freight of 5 lakh from the buyer on the supply of the cigarettes so made during the current financial year, and also the GST and CGST. The company paid tax under RCM reverse charge basis while availing the services of GST. तो हमें क्या बताना है, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ शाह बीडी। तो शाह बीडी के एग्रीगेट टर्नओवर में देखो, एग्रीगेट टर्नओवर में एक तो आरसीएम की जो भी होती है सर्विसेज सप्लाईज उसका पार्ट नहीं होता, एग्जेम्प्टेड तो आ जाती है, और कोई भी टैक्स नहीं होता जो जीएसटी से रिलेटेड है। जीएसटी सीजीएसटी कोई भी टैक्स उसमें इंक्लूड नहीं होता। तो ये 18 लाख नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये फ्लैट हो जाएगा, रिकवर है। और 90 लाख तो ये है ही, 90 लाख प्लस में 5 लाख, और ये क्या 10 लाख क्या एक्साइज ड्यूटी ऑन द सिगरेट रिमूव, ठीक है। तो 10 लाख का एक्साइज ड्यूटी मिल जाएगा, क्योंकि ये जीएसटी का नहीं है तो ये मिल जाता है एग्रीगेट टर्नओवर में। तो एग्रीगेट टर्नओवर हमारा हो जाएगा 105 लाख। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 105 लाख, ठीक है। तो हमारे तीनों पांचों ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट में ये आया था, सेकंड में ये आया था हमारा, ठीक है। थर्ड में ये आया था, फोर्थ में ये, फिफ्थ में। तो हमारे यहाँ पे 4 चैप्टर हो चुके हैं, ठीक है। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो में, तो ये हमारी सेकंड वीडियो में हम 3 चैप्टर खत्म किए हैं। आ जाते हैं हमारा कितना हो जाता है एक बार देख लेते हैं, और कितना पेंडिंग है जीएसटी एमसीक्यू सीरीज। ओके, तो चलिए देखते हैं। हाँ, ये हाईलाइट कर लेते हैं एक बार। ये सेकंड चैप्टर भी हो गया, थर्ड भी हो गया, एंड फोर्थ भी हो गया हमारा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। 6 and 3 9 और 4 3। तो हम अभी तक हमारे जो जीएस कवर हो गए वो हो गए 9 to 11 प्लस 3 19 एमसीक्यू कवर हो गए हमारी 2 क्लासेस में। बाकी हम करते हैं आगे, चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज शेयर, subscribe and share with your friends so that they can also get the benefit of it, and if you like the video, thank you so much.